डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुपकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम वेरिकोसील के बारे में जानने वाले हैं। अब वेरिकोसील क्या होता है, इससे पुरुषों में कैसे इनफर्टिलिटी हो सकती है और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये हम जानने वाले हैं। सो जनरली वेरिकोसील जो है वो अराउंड 15 to 30% जब भी फर्टिलिटी के लिए हम लोग इवेल्युएशन करते हैं तो सब फर्टाइल मेल्स में 15 to 30% केसेस में हमें वेरिकोसील दिखता है। अब ये ग्रेड ऑफ वेरिकोसील क्या होता है? सो 4 ग्रेड्स ऑफ वेरिकोसील होते हैं। इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ऐसे वेरिकोसील होते हैं। सो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो है वो हमें ऑन पाल्पेशन जो है वो ग्रेड 1 जो है वो जनरली सोनोग्राफी पे ही हमें डिटेक्ट होता है। ग्रेड 2 जो होता है वो हम जब कफिंग करते हैं तब तब ही ये समझ में आता है। ग्रेड 3 जो होता है वो आपका स्टैंडिंग में, और ग्रेड 4 जो होता है वो सीवियर वेरिकोसील होता है। तो ये हमेशा ऑन पाल्पेशन और ऑन एग्जामिनेशन भी समझ में आता है। सो ये ग्रेड्स मतलब जितना ज़्यादा ज़्यादा ग्रेड है उतना ये सीवियर वेरिकोसील है, ऐसा बोल सकते हैं। अब वेरिकोसील क्यों होता है? सो जनरली जो इंटरनल स्पर्मेटिक वेन्स होते हैं जो कि स्क्रोटम में से जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट की तरफ लेके जाते हैं, ये जो वेन्स होते हैं इनमें जो वॉल्स रहते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से ये जो वेन्स है वो स्वेलन हो जाती है। मतलब ये वॉल्स का अगर काम जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो ये जो वेन्स है, ये जो इंटरनल स्पर्मेटिक वेन्स है वो स्वोलन हो जाती है, और ये स्वोलन होने की वजह से वहाँ पे बैग ऑफ वर्म जैसा एक फीलिंग होता है। सो ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वेरिकोसील अगर है तो उसके मेल्स में सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो जनरली उसकी वजह से वर्मी फीलिंग, बैग ऑफ वर्म जैसा फीलिंग होना, स्वेलिंग होना। उसके अलावा कभी कभी अगर ज़्यादा ही हायर ग्रेड का वेरिकोसील है तो उसकी वजह से पेन होना, ये सारे सिम्टम्स रह सकते हैं, या फिर कोई भी सिम्टम नहीं रह सकता है। तो अगर ज़्यादा ग्रेड का वेरिकोसील नहीं है तो असिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है। और जब हम सोनोग्राफी करते हैं कि स्पर्म काउंट आपका डिरेंज हो गया है, स्पर्म काउंट मोटिलिटी कम हो गई है और उसके लिए हमने सोनोग्राफी किया, यूएसजी स्क्रोटम किया, तो हमें पता चल सकता है कि वेरिकोसील है। तो कभी कभी ये असिम्प्टोमेटिक मतलब बिल्कुल ही लक्षण नहीं है, ऐसा भी हमें देखा गया है। तो जब हम इनफर्टिलिटी का इवेल्युएशन चालू करते हैं और मेल पार्टनर में हमें दिखता है कि स्पर्म काउंट कम है, और तब हमने अगर स्क्रोटम यूएसजी भी डॉपलर किया तो हमें ये वेरिकोसील पता चलता है। अब ये जो वेरिकोसील्स जो है वो हर बार कितना हमें इसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसे हमें इसके बारे में कैसे ये स्पर्म पैरामीटर डिरेंज करता है, ये हम जानेंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि वेन्स जो है उसमें जो ब्लड होता है उसका टेम्परेचर जो ज़्यादा है, सो वेन्स डायलेट हो गए तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड का स्टैसिस हो गया है। तो जब भी टेस्टिस के आजू बाजू में ये जो वेन्स का स्टैसिस हो गया है तो टेस्टिस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। अभी टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है मतलब कि स्पर्म्स बढ़ने की जो प्रक्रिया है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वो उसके लिए कूलर टेम्परेचर चाहिए रहता है। जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, उससे कम टेम्परेचर मतलब 28 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो ये वेन्स की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ता है, इसकी वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो हैम्पर हो सकता है। तो इसकी वजह से स्पर्म काउंट जो है वो कम होता है, मोटिलिटी भी हैम्पर होती है। अब जो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेटिव डैमेज भी होता है। तो ये ऑक्सीडेटिव डैमेज होने की वजह से जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन डीएफआई जो है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स वो बढ़ता है, और ये डीएफआई बढ़ने की वजह से भी ये प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत हो सकती है, इनफर्टिलिटी मेल्स में हो सकती है। सो ये सारे बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जिसके वजह से वेरिकोसील कैन बी अ रीजन फॉर इनफर्टिलिटी इन मेल्स। अब हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम वेरिकोसील को अवॉइड कर सकते हैं। सो कभी कभी ये जेनेटिक हो सकता है तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, पर जब आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, आपका प्रोलॉन्ग एक्सर्शन का वर्क है तो ऐसे केसेस में आपको वेरिकोसील का प्रॉब्लम हो सकता है। सो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के अगर आपके हैं तो उसमें आपने इंटरमिटेंट सिटिंग आपने करना चाहिए। जेनेटिक कुछ रीज़न है तो उस केस में जनरली हम लोग
ज़्यादा कुछ उसको अवॉइड करने के लिए नहीं कर सकते। अब इसके हम जैसे हमने देखा कि इसका मेनली कारण इसमें हो जाता है कि स्पर्म पैरामीटर्स जो है वो डिरेंज हो जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करेगा कि कितना हमारा स्पर्म पैरामीटर्स डिरेंज है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ट्रीटमेंट हमने एडवाइस करना चाहिए। तो अगर ये स्पर्म काउंट, अगर आपको वेरिकोसिल डिटेक्ट हुआ है, सम अदर रीजन के लिए आपने सोनोग्राफी किया है और आपको वेरिकोसिल डिटेक्ट हुआ है, लेकिन आपको आपके स्पर्म पैरामीटर एकदम नॉर्मल है, तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। नो ट्रीटमेंट इज नीडेड। आपका स्पर्म काउंट मोटिलिटी एकदम नॉर्मल अगर दिखा है, रिलायबल लैब से आपने किया है, स्पर्म काउंट मोटिलिटी आपका नॉर्मल है, तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आपका स्पर्म मोटिलिटी डिरेंज्ड है और आपका वेरिकोसिल जो है वो माइल्ड ग्रेड का ही है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ये वेरिकोसिल है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट आपको जरूरत नहीं है। हाँ, हायर ग्रेड्स ऑफ वेरिकोसिल है तो सर्जरी, एक वेरिकोसिलेक्टोमी की एक माइक्रो सर्जरी होता है, वो हम कर सकते हैं। सो इस सर्जरी में एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो वेन्स होते हैं, जो डायलेटेड वेन्स है, 3 mm एंड अबव के जो वेन्स है वो लाइगेट कर देते हैं। तो ये जो इंटरनल स्पर्मेटिक वेन्स है उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है और ये इसमें से जो डायलेटेड वेन्स है उनको टाई किया जाता है। ये डायलेटेड वेन्स टाई करने की वजह से ऐसा हमको लगेगा कि ड्रेन जो है, जो वेनस ड्रेनेज है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कोलैटरल्स डेवलप होते हैं जो कि ये जो ब्लड है टेस्टिस से वो कैरी करते हैं टुवर्ड्स हार्ट। सो ये जो वेरिकोसिलेक्टोमी का जो ऑपरेशन है जिसमें हम लोग जो डायलेटेड वेन्स टाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने वेरिकोसिलेक्टोमी का ऑपरेशन जो हायर ग्रेड के वेरिकोसिल्स है, ग्रेड 3 ग्रेड 4, उनके लिए जनरली एडवाइस किया जाता है। सो जो हायर ग्रेड के वेरिकोसिल है उनको हमने वेरिकोसिलेक्टोमी का ऑपरेशन कर दिया, मतलब टोटली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। इसका सक्सेस रेट अगर हम हायर ग्रेड में करते हैं तो अराउंड 30% ही है। सो वेरिकोसिलेक्टोमी का सक्सेस रेट जो है वो कम है। सो इस वजह से अगर आपका स्पर्म पैरामीटर डिरेंज है तो ये अराउंड 3 मंथ्स के बाद आपको ये चेक करना होता है सीमेन एनालिसिस करके कि ये जो स्पर्म पैरामीटर 3 मंथ्स पहले थे वो इम्प्रूव हुए कि नहीं। ये हमें 3 मंथ्स के बाद ये सीमेन एनालिसिस करके देखना होता है कि ये स्पर्म पैरामीटर्स कितने इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन वो इम्प्रूव होने का चांस भी अराउंड 30% ही है। इसका एकदम 100% ये सर्जरी का सक्सेस है ऐसा नहीं है, और वो भी हायर ग्रेड ऑफ वेरिकोसिल में ही वेरिकोसिलेक्टोमी जो है वो एडवाइजेबल है। अब इसके अलावा हम जानेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सीमेन पैरामीटर्स अगर डिरेंज है, मतलब अजूस्पर्मिया है, बहुत ही स्पर्म मोटिलिटी और ये डिरेंज है, तो उस केस में अजूस्पर्मिया केस में आपको वेरिकोसिलेक्टोमी करके आप ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। ऐसे केस में आप वेरिकोसिलेक्टोमी अगर टाल के जो IVF के लिए अगर आप जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा, क्योंकि अजूस्पर्मिया को वेरिकोसिलेक्टोमी ऑपरेशन जो है वो इम्प्रूव नहीं करने वाला है डियर फ्रेंड्स। सो जो प्रॉपर मेथोडिकल अप्रोच टुवर्ड्स वेरिकोसिल ये बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका जो वेरिकोसिल है वो माइल्ड ग्रेड का वेरिकोसिल है, तो उसको उसको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं। सो हर एक ही वेरिकोसिल जो है उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और ऑपरेशन जो है वो भी 100% लोगों में बेनिफिशियल है ऐसा नहीं है। सो वेरिकोसिल का जो ऑपरेशन करना है नहीं करना है ये थोड़ा सा क्रूशियल डिसीजन होता है, और क्या स्पर्म पैरामीटर्स हमारे कैसे है, अभी कैसे है, कितने डिरेंज्ड है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपका स्पर्म पैरामीटर्स जो है वो डिरेंज होते हुए दिख रहे हैं, अगर प्रीवियस काउंट से अभी का काउंट आपका कम है, तो सीमेन सैंपल फ्रीजिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आपका अगर काउंट जो है वो कम होते होते जा रहा है बिकॉज ऑफ वेरिकोसिल, हो सकता है कि ऐसे सीरियल सीमेनालिसिस में आपका काउंट कम होता हुआ दिखे, तो ऐसे केस में सीमेन सैंपल फ्रीजिंग आपने 1 और 2 सैंपल्स ज़रूर करा के रखना चाहिए, ताकि हमें अगर हम आगे जाके IVF के लिए जाते हैं तो ये हमारे पास जो अच्छे मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी के और काउंट के स्पर्म्स हमारे पास फ्रोजन रहे, जो कि अगर नेक्स्ट टाइम हमें ज़्यादा ही डिरेंज काउंट मिलता है तो ये फ्रोजन स्पर्म हम यूज़ कर सकें। सो ये जो वेरिकोसिल है इसका आज हमने देखा कि कैसे होता है। लेफ्ट साइड का वेरिकोसिल
वो बिकॉज ऑफ सम एनाटॉमिकल कंडीशंस लेफ्ट साइड का वेरिकोसिल ये कॉमन होता है, और कैसे कैसे इसके ग्रेड्स होते हैं और कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं। यूएसजी स्क्रोटम विद डॉपलर करके इसे डायग्नोज कर सकते हैं। क्या क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और कब ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो हमें यूज़ करने चाहिए। अगर स्पर्म्स पैरामीटर डिरेंज है तो ऐसे केसेस में हम स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स, मैक्स और माइक्रोफ्लूइडिक्स इसका भी यूज़ करके अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स जो है वो आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। सो आई होप ये वेरिकोसिल रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और